तो जैसे कि हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, तो उसमें हमने एक अनुच्छेद के बारे में पहले भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 19, जिसे भारतीय संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को कहते हैं। कुछ लोग गलती से इसका आंसर अनुच्छेद 32 लगा देते हैं। जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, और भारतीय संविधान की जो रीढ़ कहा जाता है वो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। अब अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ क्यों कहा जाता है, जरा इसका कारण देखते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इससे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आओ चलो देखते हैं कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा क्यों जाता है। तो आप लोग देखना, अगर इसका मेन टॉपिक देखो तो भारतीय जो अनुच्छेद 19 है फंडामेंटल राइट में, उसमें जो मेन जो इसकी हेडिंग है वो क्या है, आपने सुना होगा, अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति तथा वाक, अभिव्यक्ति तथा वाक की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति तथा वाक की स्वतंत्रता ये क्या चीज है भाई? देखो जरा क्या है कि इससे हमें जो हमारे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो क्या क्या चीजें जो है यहाँ से हमें मिलती है कि मतलब क्या है कि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है इसे। तो देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे आम नागरिक है, इसमें जो है पहला पॉइंट आता है कि आम नागरिक को क्या है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। इसके साथ जो है जैसे आम नागरिक है, इन्हें जो है या हमें पुतला फूंकने की क्या है, स्वतंत्रता है, पुतला फूंकने की भी स्वतंत्रता है। मौन धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है ना। और आरटीआई लगाने की स्वतंत्रता, आरटीआई लगाने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद से दी गई है। अब आरटीआई क्या होता है, जैसे कि कोई हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में कोई काम हो रहा है और वो काम किसी नेता के माध्यम से हो रहा है, या फिर हम जो है आपस में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, तो उसमें जो उसकी जो डिटेल है, उस डिटेल मांगने का जो है हमें हक है, उसी को कहते हैं आरटीआई। यानी कि आरटीआई मांगने का हमें अधिकार है और हम किसी का भी काला चिट्ठा जो है खोल सकते हैं, या कोई गलत काम कर रहा है हम आरटीआई के माध्यम से उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उसका जो है जितनी भी उसने कुछ गलत काम किए हैं उस गलत काम का पर्दाफाश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप इसी में एक पॉइंट देखोगे तो आम नागरिक को क्या है, बोलने की भी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। तो बोलने की स्वतंत्रता भी इसी में दी गई है, इसलिए इसीलिए इसको वाक का मतलब बोलना ही होता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति में ये सारी चीजें आती है। अब देखो जरा क्या होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हो तो आप लोग यहीं से जरा स्टार्टिंग करते हो। अगर जैसे झंडा फहराने की स्वतंत्रता है आम नागरिक को, पुतला फूंकने के, मौन रहने के, आरटीआई लगाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अगर बोलने की स्वतंत्रता से ही आप अगला पॉइंट बना सको तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको ध्यान भी रख सकते हो इस तरीके से कि अगर कोई आदमी बोल सकता है तो बोलने की, जब आदमी को स्वतंत्रता और कोई बोल सकता है तो इसका मतलब वो सभा भी कर सकता है। तो यह ध्यान रखना। इसका दूसरा पॉइंट है कि आम नागरिक को जो है सभा करने की भी क्या है, स्वतंत्रता है ना, सभा करने की स्वतंत्रता। तो आम नागरिक को सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के ही तहत आम नागरिक को सभा करने की स्वतंत्रता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है तो वो संगठन भी बना सकता है। तो ध्यान रखना, संगठन करने की स्वतंत्रता भी किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है, भारत का संविधान ये भी कहता है कि आप सभा कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा संगठन बनाओ जिससे मतलब आतंकवादी जैसे जो है काम हो जाए। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी आम नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो और देश के लिए जो चीजें घातक हो। तो आपने जो शांतिपूर्वक भाव से आप सभा कर सकते हो या देश के हित के लिए कोई सभा कर सकते हो या देश के क्या है हित के लिए कोई संगठन भी बना सकते हो।
और जब आप संगठन बना सकते हो तो इसके जो अगले पार्ट में है, आम नागरिक को जो है संचरण की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी अनुच्छेद में है। अब संचरण का मतलब क्या होता है? संचरण का मतलब होता है घूमना फिरना, यानी कि जो आम नागरिक है वो घूम सकता है, देश के किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है। अब घूमने की स्वतंत्रता भी इस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अब घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के जो है ऐसे क्षेत्रों में चले जाओ जो डेंजरस है, जैसे मतलब कहीं जो है भारत और पाकिस्तान का कारगिल में युद्ध हो रहा है और आप कारगिल में जा रहे हो, फौजी भाइयों को बोल रहे भाई हमें तो घूमने की स्वतंत्रता दी है प्रधान क्या कहते हैं हमारे संविधान ने, और घूमते घूमते जो है फौजियों से वहां पे आप डंडे खा रहे हो, है ना। तो घूमने की स्वतंत्रता है, पर ऐसे जगह जहाँ पर आम नागरिक घूम सकता है, जहाँ पर किसी को कोई खतरा ना हो या किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको संचरण करने की घूमने की स्वतंत्रता भी किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है। अब जब संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप इससे आगे इसी से एक पॉइंट बना सकते हो कि अगर संचरण करते करते बाई चांस आप पहुंच गए भाई नैनीताल, तो नैनीताल आपको पसंद आ गया और आपकी इतनी हैसियत है कि आप नैनीताल में रह भी सकते हो, तो इसका मतलब आपको वहां पे निवास करने की भी स्वतंत्रता है, यानी कि निवास करना या फिर कहीं पे भी बसने की भी क्या भारत का संविधान अनुच्छेद 19 हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। हम अपनी इच्छा से देश के किसी भी हिस्से में या कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। तो ये भी क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 के ही तहत जो है किसी भी नागरिक को, भारतीय नागरिक को निवास करने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। अब इसमें एक छठा पॉइंट आता था, 6 नंबर पे है संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार। तो इसमें जो आम नागरिक को संपत्ति रखने का और संपत्ति कमाने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे अब भारतीय संविधान से जो है हटा दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया भाई। 1978 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था भाई, संवैधानिक, है ना, इसको बोलते हैं हम 44वां 44 है ना, 44वां संवैधानिक संशोधन। तो 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1978 में। मोरारजी लाल देसाई जो है थे उस समय। तो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में। इस संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको जो है क्या कर दिया था? हटा दिया था, और इसको हटाकर क्या बना दिया भाई? कानूनी अधिकार बना दिया, है ना, कानूनी क्या बना दिया? अधिकार बना दिया। यानी कि अब जो है किसी भी इंसान को संपत्ति करने का जो है अधिकार तो है, पर कैसा अधिकार है? अब कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या होगा भाई? देखो, कानूनी अधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई संपत्ति है तो संपत्ति पर आपका अधिकार तो होगा, पर अगर सरकार जो उस संपत्ति को अगर कुछ काम करवाना चाहे तो उस काम को करने के लिए उसका भले आपको मुआवजा देंगे, मुआवजा देने के बाद उसको वहां पर सरकार काम कर सकते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मेरी संपत्ति है और मैं यहाँ पर काम नहीं करने दूंगा। तो ये अब जो है कानूनी अधिकार है। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पहले जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देहरादून से और विकास नगर के बीच में जो है एक रेलवे लाइन जा रही है भाई। सपोज ये रेलवे लाइन गई यहाँ से, है ना, देहरादून से निकली और यहाँ पे विकास नगर के बीच में किसी का क्या पड़ गया भाई? कोई खेत पड़ गया, बड़ा सा कोई प्लॉट पड़ गया, और उसने कहा कि भाई मैं तो अब यहाँ से रेलवे लाइन मैं तो अपना प्लॉट नहीं दूंगा। तो फिर सरकार को क्या है, यहाँ पर रेलवे लाइन ऐसे घुमानी पड़ेगी यहाँ से। अब यहाँ से जब रेलवे लाइन फिर से ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे किसी का दूसरे का प्लॉट आ जाएगा, और फिर ये भी बोलेगा मुझे नहीं देना भाई। अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा मुझे भी नहीं देना, मुझे नहीं चाहिए मुआवजा। तो फिर क्या है, यहाँ से भी क्या रेलवे लाइन ऐसे घूम जाएगी, फिर यहाँ पे किसी दूसरे का प्लॉट आ जाएगा, ये बना देगा। तो हम रेलवे लाइन बना रहे हैं या जलेबी बना रहे हैं, है ना? तो जलेबी तो नहीं बना रहे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो सरकारी काम होते हैं उनमें जो है रुकावट आती थी, जो संपत्ति के अधिकार के तहत जो क्या कहता है आपका मूल अधिकार में आता था संपत्ति का अधिकार। तो सरकार के कार्यों में कोई रुकावट ना आए, तो उस चक्कर से जो है क्या किया गया कि अब संपत्ति का अधिकार होगा। संपत्ति पर तो इंसान का अधिकार मतलब आम नागरिक का अधिकार होगा, परंतु कैसा अधिकार होगा? कानूनी अधिकार। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर या किसी भी नागरिक की संपत्ति पर अगर कानून कोई काम करना चाहे तो वो इंसान अब मना नहीं कर सकता। जैसे कि अभी तपोवन रोड कट रही है भाई, तो रोड पे क्या है,
जो ये रोड कट रही है तो रोड पे क्या है, बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री की जमीन है, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे रोड का चौड़ीकरण और हम अपना मकान नहीं कटने देंगे, ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। तो क्या है, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है अब क्या हो गया, कानूनी अधिकार। सरकार चाहे तो आपका पूरा जमीन और पूरी जायदाद भी ले सकती है, परंतु उसके बदले जो है आपको सरकार पैसा देगी, है ना। अब इसके अलावा जो है आप समझ गए होंगे कि संपत्ति का अधिकार था, ये भी अनुच्छेद 19 में था, और इस पर ऊपर क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति के अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो अब कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 में जो अनुच्छेद 19 के 6 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो 44वां। तो 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत पूछी जाती है यहाँ से। इसके बाद अगर आप देखो कि भाई देश के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हो, संपत्ति कमा सकते थे, पर क्या कहते हैं, तो क्या कानूनी अधिकार बना दिया तो कमा तो सकते हो फिर भी, है ना। तो आपको जो है किसी भी स्थान पर संपत्ति कैसे कमाओगे भाई, या व्यवसाय करना पड़ेगा, है ना, व्यवसाय या व्यापार करना पड़ेगा। तो ये इसका जो है आप ये समझ लो कि ये इसका 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट था। तो अब ये 6ठा पॉइंट होगा क्योंकि ये 6ठा नंबर तो हट गया। तो ये किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। तो इसलिए जो है ये आप लोग देखिए, अगर आपको ये चीजें जो है सरकार ने अधिकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है व्यापार जो है अवैध तरीके से करते हो या गलत तरीके से करते हो तो वो कानूनी अपराध होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना कि सरकार ने आपको भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का जो आपका मूल अधिकार है उनमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में इतने अधिकार दिए हैं, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया है ना, संपत्ति कमाने का भी अधिकार दिया गया है, पर उसको कानूनी अधिकार बना दिया है। बस कहीं पर बसने या निवास करने का अधिकार दिया गया है, कहीं पर भी घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, सभा करने का अधिकार दिया गया है, या फिर झंडा फहराने का अधिकार दिया गया, पुतला फूंकने का, मौन रहने का, आरटीआई लगाने का, बोलने का, है ना। तो ये सारी के सारी चीजें जो अनुच्छेद 19 में दी गई है। अब आप समझ सकते हो कि अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो आप लोग देखें, जो आम नागरिक है, आम नागरिकों को अनुच्छेद 19 कितने अधिकार देता है, जो मतलब जीने के जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन अधिकार है वो सब अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद 19 को इसीलिए भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा बोलेगा तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 19 क्या है। तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरीके से जो है बताते रहेंगे। तो आप लोगों को अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की जो है आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो इससे आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार आपके देखते हैं कि एग्जाम में जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो इसी तरीके से जो है आपको जो संविधान हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हम सभी सब्जेक्ट की जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। या कोई उत्तराखंड का जीएस हो, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग है, सब कुछ आपको जो है हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे यहाँ पे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहना। और इसमें जो आप इसी तरीके से जो कहानी की तरह पढ़ा करो ताकि आपको जो है ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो आप लोग जो है हमसे जुड़े रहना। तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है भाई, है।